5 दोस्त थाईलैंड में छुट्टियां मनाने आए होते हैं, जिनको मैक्स लेकर आई होती है और वो दोस्तों के बीच टीम लीडर होती है। वो सभी यार्ड पर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन सेरा का मन पानी में तैरने के लिए मचल रहा था, इसलिए वो पानी में उतरकर स्विमिंग करने लगती है। इधर यार्ड पे सब लोग इतनी मस्ती में होते हैं कि उनको ध्यान भी नहीं रहता कि सेरा पानी में उतरी हुई है और वो यार्ड को लेकर आगे जाने लगते हैं। तभी सेरा का ध्यान यार्ड की तरफ जाता है और वो जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन यहाँ म्यूजिक तेज होने की वजह से किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। तभी यहाँ पानी के अंदर अचानक से ढेर सारी जेलीफिश आ जाती हैं और वो सेरा को डंक मारने लगती हैं। लेकिन इसी वक्त जेम्स का ध्यान सेरा की तरफ जाता है और वो तुरंत यार्ड को रुकवा देता है। इसके बाद वो लोग सेरा को वापस बोट पर लाते हैं, लेकिन उसके पैर में बहुत जलन हो रही थी। वो सबसे काफी नाराज थी, खासकर अपनी बेस्ट फ्रेंड मैक्स से, जिसके लिए वो सब लोग सेरा से माफी मांगते हैं और मैक्स कहती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन जब वो लोग रात को बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं और पानी में जाते हैं, तभी मैक्स के पैर से कोई चीज टच होती है, इसलिए वो तुरंत चिल्लाते हुए पानी से बाहर निकलती है। फिर जब वो लोग वहां पर देखते हैं तो वहां एक बड़ा सा कछुआ पड़ा था, जिसको कि बीच से ही मक्खन की तरह काटा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आता कि पानी के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसने कछुए का यह हाल कर दिया। इसके बाद वो लोग और ज्यादा मस्ती करने के लिए एक ऐसी गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं जिसका नाम डेविल्स माउथ होता है, लेकिन उस गुफा के अंदर क्या छुपा है किसी को कुछ नहीं पता। अब वो सब लोग उस गुफा तक जाते हैं जहां पर उनका गाइड होता है वॉट सबसे पहले ही पूछ लेता है कि क्या किसी को पानी से डर लगता है, लेकिन वो सब लोग उल्टा और भी एक्साइटेड थे। वॉट कहता है कि स्विमिंग करने से पहले हमें कयाक से उस गुफा के मुंह तक जाना होगा। अब वो लोग कयाक लेकर उस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां पर गुफा का मुंह एक बड़े से राक्षस जैसा दिख रहा था और शायद इसीलिए इसका नाम डेविल्स माउथ रखा गया है। लेकिन वॉट बताता है कि ये तो बस इस गुफा की एंट्रेंस है, असली डेविल्स माउथ तो इस गुफा के अंदर है। ये सुनकर ये सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही वॉट सबको इस गुफा का मैप दिखाता है और बताता है कि हम लोग इस ग्रीन वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैक्स कहती है कि ये रेड वाला रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है। वॉट उन्हें बताता है कि ये रेड वाला रास्ता ज्यादा मुश्किल है और ये सिर्फ स्कूबा डाइवर्स के लिए है, इसलिए ज्यादातर लोग इस ग्रीन वाले रास्ते से ही जाते हैं। लेकिन वो सब लोग इस रेड वाले रास्ते से जाने की जिद करने लगते हैं, इसलिए वॉट भी मान जाता है और अब वो लोग रेड वाले रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर एक और लड़का उस गुफा में डाइविंग करने के लिए अकेले आया होता है। वो सेरा से कहता है कि मैं इस गुफा के हर रास्ते को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर तुम्हें डर लगे या कोई हेल्प चाहिए होगी नीचे पानी के अंदर देखना, मैं तुम्हें पानी के अंदर इस टॉर्च से इशारा करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब सब लोग डाइविंग करने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन सेरा पानी में उतरने से डर रही थी। लेकिन फिर भी वो जब पानी में उतरती है तो उसे पानी के अंदर ईल दिखती है, लेकिन वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि ये बस तुम्हारा वहम है, क्योंकि ईल सिर्फ समुद्र के पानी में होती है, न कि मीठे पानी में। वो सब लोग आगे की तरफ जाते हैं जहां उन्हें ब्लू टनल मिलता है। वहां का पानी एकदम ब्लू दिखाई दे रहा था। वॉट बताता है कि यही है डेविल्स माउथ। वहीं पर आगे उन्हें बहुत सारे चमगादड़ भी दिखाई देते हैं। सब लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वॉट उन्हें बताता है कि अभी हम जहां पर हैं उसके नीचे इंसानों की बहुत सारी हड्डियां हैं, क्योंकि बहुत पहले जमीन धंसने की वजह से यहाँ पूरा का पूरा गाँव डूब गया था। इस बात पर ग्रेग हंसने लगता है, लेकिन वॉट उसको समझाता है कि हमें इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम इस गुफा में बस मेहमान हैं, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। फिर वो लोग वहीं एक पत्थर पर अपनी फोटो खींचते हैं, लेकिन ग्रेग अभी भी इस गुफा का सम्मान नहीं कर रहा था और फिर वहां एक पत्थर भी तोड़ देता है और वहीं एक पत्थर पर मैक्स अपना और सेरा का नाम भी लिख देती है। लेकिन जब वो लोग वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी एड्रियन का पैर एक पत्थर से लग जाता है और उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वॉट बताता है कि यहाँ का एक रूल है कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो सबको वहीं से वापस लौटना होता है, वरना कुछ अनहोनी होती है। अब वो सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन मैक्स कहती है कि हमें आगे तक चलना चाहिए, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अब वो लोग फिर से आगे जाने की जिद करने लगते हैं और एक बार फिर वॉट को उन लोगों की बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनके साथ साथ ही पानी के नीचे वो लड़का भी आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक गजब का नजारा देखने को मिलता है। ये जहां भी कोई मूवमेंट कर रहे थे वहां का पानी ब्लू लाइट की तरह ग्लो कर रहा था और अब ये लोग अपनी अपनी लाइट्स बंद करके इस नजारे का मजा लेने लगते हैं। लेकिन जब सेरा पानी के थोड़ा नीचे जाती है तो उसे वहां ढेर सारा खून दिखाई देता है, जिसको देखकर वो तुरंत ऊपर आती है और बताती है कि हमारे नीचे जो डाइवर था उसको चोट लगी हुई है, हमें नीचे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी उसका मास्क पानी के ऊपर आ जाता है। जब वॉट उसको देखता है तो उसे उसमें एक दांत दिखाई देता है और वो अब काफी डरी हुई आवाज में कहता है कि यहाँ एक शार्क है। ये सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब लोग काफी घबरा जाते हैं। लेकिन मैक्स
कहती है कि शार्क तो समुद्र के खारे पानी में रहती है, यहाँ इस गुफा के मीठे पानी में कैसे आ सकती है। जेम्स कहता है कि कुछ शार्क ऐसी होती हैं जो कि खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकती हैं। लेकिन फिर भी मैक्स कहती है कि शार्क इस गुफा में कैसे आ सकती है। लेकिन वॉट कहता है कि हमें अब जल्दी से वापस जाना होगा। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है शार्क से बचने के लिए। वॉट कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्लान हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। लेकिन वो लोग घबराहट में ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और वॉट इन सबको छोड़कर चला जाता है। जब बहस से उनका ध्यान हटता है तो उन्हें वॉट नहीं दिखाई देता है। सेरा उसको आवाज देती है, लेकिन वॉट अब इन सबको छोड़कर जा चुका था और इनको अब डर का एहसास होता है और समझ आता है कि ये लोग इस गुफा में अकेले फंस चुके हैं। अब वो लोग वहीं से वापस लौटने का प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे बिना कोई शोर किए आने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनमें से एक बंदा ग्रेग गायब है। जब वो थोड़ा पीछे आकर देखते हैं तो ग्रेग एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। वो लोग उसे थोड़ी हिम्मत देते हैं और उसे एड्रियन की लाइफ जैकेट भी दे देते हैं और अब वो लोग उसको लेकर वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पहली बार पानी के अंदर वो शार्क भी आती हुई दिखाई देती है। उस शार्क को देखकर इनके पसीने छूटने लगे थे। सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वो शार्क पानी के अंदर से ग्रेग पर हमला कर देती है और अब वो उसको पत्थरों में मार मार कर उसकी जान निकाल देती है। जब शार्क ग्रेग को पानी में घसीट रही थी तभी एड्रियन उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसके साथ पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन एड्रियन तो पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन ग्रेग की सिर्फ लाइफ जैकेट ही ऊपर आती है क्योंकि ग्रेग पलक झपकते ही उस शार्क का शिकार हो चुका था। अब वो लोग बिना देरी किए तुरंत पास के एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एड्रियन के शरीर में काफी चोटें लग चुकी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शार्क एक बूंद खून को भी पानी में सूंघ लेती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो शार्क उनके पास ही पानी में मंडरा रही है। वो लोग उस पत्थर पर से जरा भी नहीं हिलते हैं और शार्क वहां से गायब हो चुकी थी। पर ये चार लोग यहाँ इस गुफा में फंस चुके थे और इन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी सेरा इस गुफा का मैप देखती है और अंदाजा लगाती है कि यहाँ से आगे एक हनीकॉम्ब टनल है जहाँ पर शार्क नहीं आ सकती है और वॉट ने भी आगे जाकर यही रास्ता लिया होगा, इसलिए हमें भी वहीं जाना चाहिए। लेकिन मैक्स बहुत डर चुकी थी और पानी में अपना पैर भी नहीं उतारना चाहती थी। वो कहती है कि वॉट यहाँ का एक्सपर्ट है और वो जरूर इस गुफा से बाहर निकल जाएगा और किसी को हमारी मदद के लिए भेजेगा और तब तक हमें यहीं रहना चाहिए। लेकिन सेरा कहती है अगर वॉट भी बाहर नहीं जा पाया तो फिर क्या होगा। इधर वॉट आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे पानी में वो शार्क दिख जाती है। वो जल्दी से दो पत्थरों की दरार में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसको पानी में खींच लेती है और अब उसको अपना शिकार बना लेती है। यहाँ पर ये सब लोग पत्थर से चिपके होते हैं, तभी इनको वॉट की चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब ये समझ चुके थे कि अब वॉट भी नहीं रहा, मतलब कि इनका यहाँ रुकने का प्लान भी फेल हो चुका था और इसके अगले दिन ही हॉलिडे था, तो इसका मतलब कि कल भी इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। अब ये लोग कोई दूसरा प्लान बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी एड्रियन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। वो लोग सामने से शार्क को भी आते हुए देख लेते हैं। अब वो लोग वापस एड्रियन को ऊपर खींच तो लेते हैं, लेकिन वो शार्क उस पत्थर से टकरा जाती है और उसमें फंस जाती है और अब यही वक्त था कि जब ये लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। लेकिन एड्रियन बहुत डरी हुई थी और पानी में नहीं उतरना चाह रही थी और इसी घबराहट में वो एक बार फिर से पानी में गिर जाती है और शार्क भी उस पत्थर से निकल जाती है और अब वो शार्क एड्रियन को अपना शिकार बना लेती है और वो लोग बस देखते रह जाते हैं। अब यहाँ बस 3 लोग जिंदा बचे थे। मैक्स अब कहती है कि हमें ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पर रास्ता बिल्कुल पतला हो और शार्क वहाँ ना आ सके और वैसा रास्ता हनीकॉम्ब केव वाला है, तो अब हमें उसी की तरफ चलना चाहिए। लेकिन सेरा कहती है कि हमें उसके दूसरी तरफ समुद्र वाला रास्ता चुनना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है और इस बात पर जेम्स भी सेरा से सहमत था, पर मैक्स अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, जिस पर जेम्स उसको डांट देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब लोग किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन ये सुनकर मैक्स अब काफी नाराज हो चुकी थी, जिसके लिए जेम्स उसको सॉरी भी बोलता है। लेकिन मैक्स दुखी हो गई थी और अब वो अकेले ही उस हनीकॉम्ब केव की तरफ चल पड़ती है और सेरा और जेम्स को भी उसके पीछे आना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें ऊपर एक रास्ता दिखाई पड़ता है और वो लोग वहां से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जेम्स के पास के पत्थर ढहने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि इस गुफा के पत्थर काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए हमें बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब कि अब वो लोग इस गुफा से आजाद होने वाले हैं। अब वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ की चट्टान टूट जाती है और मैक्स पानी में गिरने ही वाली थी। तभी सेरा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तब तक वो शार्क भी नीचे आ जाती है। मैक्स का हाथ अब छूटते जा रहा था और वो शार्क थोड़ी देर के लिए गायब हो चुकी थी, इसलिए सेरा उसका हाथ छोड़ देती है और वो दोनों भी उसके साथ पानी में कूद जाते हैं। इसके आगे वाले रास्ते में कुछ एयर पॉकेट्स थे, इसलिए वो लोग अपनी सांसें रोक रोक कर अगले एयर पॉकेट तक पहुंचते और फिर वहां से सांस लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वो शार्क यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पर रास्ते एकदम संकरे होने की वजह से वो बार बार उस शार्क से बच जा रहे थे। लेकिन जब एक जगह को जेम्स पार कर रहा था तभी एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता है
और वो उसमें दब जाता है। अब वो दोनों बारी बारी से अपने मुंह में हवा भरकर जेम्स तक पहुंचा रही थी और उसको वहां से निकालने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन जेम्स नहीं निकल पा रहा था और वो खुद ही उन दोनों को अलविदा कहकर आगे बढ़ने को कह देता है। और अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बची थी। उनके पास यहाँ से आगे बढ़ने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। अब ये दोनों थोड़ा आगे जाती हैं तो वहाँ इनको वॉट का आधा शरीर दिखता है, जिसका मतलब कि वो शार्क भी यहीं कहीं हो सकती है। वो लोग ये सोच ही रही थी, तभी वो शार्क अचानक से इन पर हमला कर देती है। वो लोग तुरंत एक पत्थर पर चढ़ जाती हैं, लेकिन वो भी शार्क के पहुंच से ज्यादा दूर नहीं थी और शार्क बार बार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी सैरा वॉट की बॉडी को उसके सामने फेंक देती है और शार्क उसको लेकर आगे बढ़ जाती है, जिससे इनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसका फायदा उठाकर वो दोनों तुरंत आगे की तरफ बढ़ती हैं और एक पत्थर पर आकर बैठ जाती हैं। लेकिन यहाँ आते ही उन दोनों को एहसास होता है कि ये लोग घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर शार्क ने एड्रियन को मारा था। ये जानकर ये दोनों और भी ज्यादा निराश हो जाती हैं और मैक्स खूब रोने लग जाती है, क्योंकि अब इन दोनों को जिंदा बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और उन दोनों ने अपने दोस्त जेम्स को भी खो दिया था। सेरा कहती है कि देखो, हमने तुम्हारा रास्ता चुना था और ये हमें फिर से यहीं लेकर आ गया। अब सेरा अपने बैग से एक रस्सी और कुछ जरूरी सामान लेती है और वो दोनों समुद्र वाले रास्ते की तरफ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन उस रास्ते पर ही उस शार्क की भी उछलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सेरा कहती है, तुम यहीं रुकना, मैं एक बार उस शार्क को देख कर आती हूँ। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। वो शार्क उनके रास्ते में ही डेरा जमाए हुई है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह थी कि उन चमगादड़ों ने उस शार्क का ध्यान भटकाया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से निकल सकती थी। तभी मैक्स भी सेरा के पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही थी। अब वो दोनों अपना टॉर्च ऑफ करके धीरे धीरे उस ब्लू टनल की तरफ बढ़ती है। सेरा सबसे पहले एक पास के पत्थर पर रुकती है और वो मैक्स को भी रुकने को कहती है, लेकिन मैक्स डर के मारे कांप रही थी और वो सामने ब्लू टनल को भी देखती है। इसलिए वो सेरा की बात को न मानकर जल्दी जल्दी ब्लू टनल की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी शार्क भी उसके पीछे आने लगती है। सेरा उसे तुरंत इशारा करती है और मैक्स सामने वाले पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क उस पत्थर को मार मार कर तोड़ने लगती है और पत्थर टूट कर गिरने की वजह से मैक्स के एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। सेरा अब मैक्स को बचाने के लिए फ्लेयर गन जलाती है और उस शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे शार्क अब उसके पीछे आने लगती है। सेरा मौका देखते ही वो फ्लेयर गन उसके मुंह में फंसा देती है। शार्क का मुंह जल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है, लेकिन तब तक मैक्स भी डर और थकान के मारे बेहोश हो जाती है। सेरा अब तैरते हुए उसको आगे की तरफ लाती है और वो दोनों एक पत्थर पर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर ठीक उनके सामने समुद्र वाला रास्ता दिख रहा था, लेकिन वो उनकी पहुंच से काफी ऊंचा था और मैक्स तो पहले ही हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। लेकिन सेरा उसको हिम्मत देती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब सेरा उसको यहीं रुकने को कहकर काफी मुश्किल से ऊपर चढ़ जाती है। उसको वहाँ खुला समुद्र दिखता है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो फिर से निराश हो जाती है, क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर थे और अगर वो दोनों यहाँ से कूदें तो उनका जिंदा बचना मुश्किल था। सेरा वापस मैक्स के पास आकर कहती है कि हमें हाई टाइड के आने का इंतजार करना होगा। वो आते ही थोड़ी देर के लिए वो पत्थर पानी से ढक जाएंगे और मैं नीचे कूद जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे लिए रेस्क्यू टीम को लेकर आऊंगी तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। अब रात हो जाती है और सेरा ऊपर चढ़ जाती है और वो मैक्स को वही पत्थर पर रुकने को बोलती है, लेकिन अब मैक्स भी उसके साथ आने की जिद करने लगती है। तब सेरा उस रस्सी को नीचे फेंकती है और ऊपर एक टहनी से फंसाकर खुद में लपेट लेती है और अब मैक्स उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। वो बस ऊपर चढ़ ही चुकी थी, लेकिन तभी वो शार्क एक बड़ा छलांग मारती है और मैक्स को अपने मुंह में दबा लेती है। वो अब मैक्स को लेकर जाने लगती है और उस रस्सी के कारण अब सेरा भी उसके पीछे खींची चली जा रही थी, लेकिन तभी सेरा उस रस्सी को काट देती है। सेरा अब रोने लगती है और वहीं पत्थर में अपना सिर मारने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में प्लान सूझता है। वो उस पत्थर पर थोड़ा ऊपर चढ़कर अपना चाकू वहीं फंसा देती है और उस पर खुद लटक जाती है और अब वो उस शार्क के आने का इंतजार करने लगती है और शोर मचाकर खुद उसको बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि शार्क उसकी तरफ आ रही है। शार्क अब आकर बार बार उस पत्थर को टक्कर मारने लगती है, लेकिन इस बार वो शार्क सेरा की तरफ ऊपर झपट्टा मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर सेरा पानी में नीचे आ जाती है और शार्क उस पत्थर में टक्कर मार देती है, जिससे वो पत्थर टूट जाते हैं और शार्क उसमें बुरी तरह से दब जाती है और मर जाती है। और इस तरह सेरा उस शार्क को मारकर अपने दोस्तों का बदला ले लेती है। इधर पत्थरों के टूटने से एक और रास्ता खुल चुका था और जब सेरा ऊपर चढ़कर देखती है तो उसके सामने खुला आसमान और बीच दिखाई दे रही थी। अब उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी और वो चैन की सांस लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।